हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन केमिस्ट्री क्लास। तो आज की क्लास में बच्चों हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो चैप्टर 2 की आज हम बात करेंगे क्लास में। जो चैप्टर 2 है आपका वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम को हम डिस्कस करेंगे। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में सबसे पहले हमें कुछ चीज़ों को समझना होगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सीबीएसई ने जो डिलीट कर दिया है पोर्शन, उसके बाद हम चल रहे हैं। तो जैसा कि थॉमसन मॉडल और रदरफोर्ड मॉडल आप पढ़े भी हो, 9th क्लास में आपने थोड़ा बहुत पढ़ा भी है, तो उसकी थोड़ी बहुत बेसिक्स नॉलेज आपके पास होगी। तो अब देखो हुआ क्या, इसकी कहानी अगर हम आपसे बात करें तो सबसे पहले देखो, डेवलपमेंट लीडिंग टू द बोर्स मॉडल ऑफ एटम को जानने से पहले आपको ये चीज़ जानना होगा कि ड्रॉबैक्स क्या था रदरफोर्ड मॉडल का। रदरफोर्ड ने जो अपना मॉडल प्रपोज किया था, उस मॉडल में क्या ड्रॉबैक्स था, इसकी हम बात करेंगे सबसे पहले। तो देखो, सबसे पहला जो ड्रॉबैक था कि रदरफोर्ड मॉडल जो था कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। ठीक है, मतलब जो रदरफोर्ड मॉडल था, ठीक है, वो डू नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम। ठीक है, तो रदरफोर्ड जो मॉडल था वो एटम के स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बता पाया। ठीक है, ये पहला ड्रॉबैक था। और एक बहुत ही सीरियस ड्रॉबैक था रदरफोर्ड मॉडल का। वो सीरियस ड्रॉबैक क्या था कि Rutherford model is that it says nothing about the electronic structure of atoms। मतलब जो रदरफोर्ड मॉडल था, रदरफोर्ड मॉडल इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम के इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर के बारे में कुछ भी नहीं बता पाया था। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर के बारे में कुछ भी नहीं बता पाया था। यहाँ तक कि हाउ टू इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड द न्यूक्लियस, यहाँ तक कि न्यूक्लियस के अराउंड, जो एटम का न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, इस चीज़ को भी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। और साथ में इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं या अराउंड द न्यूक्लियस जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी क्या होगी, इस चीज़ को भी नहीं बता पाया था रदरफोर्ड मॉडल। ठीक है, तो रदरफोर्ड मॉडल की बहुत ही कुछ सीरियस ड्रॉबैक्स थे। ठीक है, तब इसके बाद, इस ड्रॉबैक्स के बाद जो अगला मॉडल आता है, दैट इज़ बोर्स मॉडल। बोर एक साइंटिस्ट थे, नील बोर एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने अपना मॉडल प्रपोज किया। तो अपना मॉडल प्रपोज करने से पहले बोर ने कुछ एक्सपेरिमेंट किया, कुछ चीज़ों की स्टडी की, उसके बाद उन्होंने अपना मॉडल प्रपोज किया, जो काफ़ी हद तक सही है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि रदरफोर्ड मॉडल के बाद डेवलपमेंट लीडिंग टू द बोर्स मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, तो किस तरीके से बोर मॉडल एटम का, ठीक है, बोर्स मॉडल ऑफ एटम किस तरीके से डेवलप किया गया। ठीक है, तो इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले आप जान लो कि जो डेवलपमेंट रहा, ठीक है, बोर्स मॉडल का, सबसे पहला पॉइंट अगर हम देखें तो इसमें साफ लिखा है, फ्रॉम द स्टडीज़ ऑफ इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन with matter have provided immense information regarding the structure of atoms and molecules। तो देखो बच्चों, सबसे पहले जब स्टडी किया गया, फ्रॉम स्टडी ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशंस विथ मैटर, जैसे कोई भी मैटर है, कोई भी, ठीक है, सॉलिड लिक्विड गैस, कोई भी मैटर है, जब उस मैटर से रेडिएशंस इंटरैक्ट हुआ, जब रेडिएशंस का इंटरेक्शन मैटर के साथ हुआ, तो उससे बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिला, और उन्हीं इंफॉर्मेशंस के बेसिस पे एटम्स और मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर को असाइन किया गया। ठीक है, तो सबसे पहले पॉइंट में ये बताया जा रहा है कि फ्रॉम द स्टडीज ऑफ इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशंस विथ मैटर, जब रेडिएशंस जो होते हैं, जो मैटर के साथ जब इंटरेक्शन हुआ, तो उससे कई तरह की इन्फॉर्मेशन निकल के सामने आया, और उन्हीं इन्फॉर्मेशंस के बेसिस पे एटम्स और मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर को असाइन किया गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, नील्स बोर यूटिलाइज्ड दीज रिजल्ट्स टू इम्प्रूव अपॉन द मॉडल प्रपोज्ड बाय रदरफोर्ड। तो जो नील बोर साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसी रिजल्ट को, ठीक है, काफ़ी अच्छे से यूटिलाइज करके, ठीक है, उन्होंने रदरफोर्ड मॉडल को
इम्प्रूव किया। रदरफोर्ड ने जो अपना मॉडल प्रपोज किया था, उस रदरफोर्ड मॉडल को नील बोर ने क्या किया, ठीक है, इम्प्रूव किया बाय द इंफॉर्मेशन, ठीक है, बाय दिस इंफॉर्मेशन। मतलब जब कोई रेडिएशन इंटरैक्ट किया मैटर से, तो उससे काफ़ी इन्फॉर्मेशन जो मिला, जो काफ़ी रिजल्ट्स मिला, उन्हीं रिजल्ट्स को यूटिलाइज करके नील्स बोर ने रदरफोर्ड मॉडल को इम्प्रूव किया, ठीक है, और इम्प्रूव करके उन्होंने अपना मॉडल प्रपोज किया था। लेकिन उसके पहले अगर हम देखें तो टू डेवलपमेंट्स प्लेड अ मेजर रोल इन द फॉर्मुलेशन ऑफ बोर्स मॉडल ऑफ एटम। दो ऐसे इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट मेजर रहे इन द फॉर्मुलेशन ऑफ बोर्स मॉडल ऑफ एटम। सवाल ये है कि ऐसे दो कौन कौन से डेवलपमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया बोर्स मॉडल ऑफ एटम में। तो जो सबसे पहला चीज़ था, जो फर्स्ट चीज़ थी, वो ये बताई गई कि पहला जो डेवलपमेंट था, दो सबसे इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट क्या क्या था इसमें, हम सबसे पहला अगर बात करें तो पहला ये था कि डुअल कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, विच मीन्स दैट रेडिएशंस पोजेस बोथ वेव लाइक एंड पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो ये देखा गया कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं इनमें डुअल कैरेक्टर होता है। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो होते हैं, जैसे लाइट क्या है, लाइट डुअल कैरेक्टर शो करता है, पार्टिकल नेचर भी शो करता है और वेव नेचर भी शो करता है। तो उसी तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस भी क्या होता है, डुअल कैरेक्टर शो करता है। इसका मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं वो आपका वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों शो करते हैं, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के पास वेव नेचर भी होता है और पार्टिकल नेचर भी होता है। तो इस फर्स्ट पॉइंट से हम लोग दो चीज़ें आगे पढ़ेंगे। पहली चीज़ हम पढ़ेंगे वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वेव नेचर, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के जो दो नेचर हैं, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर, इसको हमें पढ़ना है। तो एक एक करके हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम वेव नेचर पढ़ेंगे और उसके बाद पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की बात करेंगे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के दो नेचर हैं, एक वेव नेचर है और दूसरा पार्टिकल नेचर है। तो एक एक करके इसको हम स्टडी करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है, दूसरा जो डेवलपमेंट, जो दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट रहा बोर्स के मॉडल में, वो क्या था, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स रिगार्डिंग एटॉमिक स्पेक्ट्रा। देखो बच्चों, एटॉमिक स्पेक्ट्रा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक था जिसके थ्रू हमें किसी भी न्यूक्लियस के अराउंड क्वांटाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स का पता चला, ठीक है। मतलब न्यूक्लियस के अकॉर्डिंग, न्यूक्लियस के अराउंड जो एनर्जी लेवल्स हैं, उस एनर्जी लेवल का पता हमें किससे चला, एटॉमिक स्पेक्ट्रा से पता चला। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या होता है, इसको हम नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक। आगे ये टॉपिक एक है, इसको हम डिटेल्स में पढ़ेंगे एटॉमिक स्पेक्ट्रा के बारे में, ठीक है। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा से हमें क्या पता चला, एटम में क्वांटाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स का पता चला, ठीक है बच्चों। तो अब बात करते हैं हम जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का पहला जो नेचर है, वेव नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होते हैं वो दो नेचर शो करते हैं, एक वेव नेचर और दूसरा पार्टिकल नेचर। तो आज की क्लास में हम बच्चों बात करने वाले हैं वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का जो वेव नेचर है उसको पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें वेव थ्योरी पढ़ना होगा। तो देखो बच्चों, जो वेव थ्योरी है, वेव थ्योरी को सबसे पहले 1864 में मैक्सवेल ने दिया था। और इन्होंने क्या देखा कि एन अल्टरनेटिंग करेंट ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएटेड एनर्जी जो है, ठीक है, करेंट ऑफ अल्टरनेटिंग करेंट ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएटेड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। जो हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएटेड एनर्जी है, ठीक है, उन्होंने क्या देखा, इन द फॉर्म ऑफ वेव्स विच ट्रेवल इन स्पेस। उन्होंने क्या देखा, ये जो वेव है वो स्पेस में क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है, स्पेस में क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है। और उन्होंने ये देखा कि ये पाया कि विद द सेम स्पीड एज द लाइट ऑफ एज दैट ऑफ द लाइट। मतलब उन्होंने ये देखा कि एक अल्टरनेटिंग करेंट ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी का जो रेडिएंट एनर्जी है इन द फॉर्म ऑफ वेव,
वो ट्रेवल कर रहा है स्पेस में, वो भी किस स्पीड में कर रहा है, सेम स्पीड ऑफ लाइट। मतलब लाइट को जो स्पीड है वही स्पीड इसकी भी है। उन्होंने इस चीज़ को देखा और मैक्सवेल ने इन्हीं वेव्स को क्या कहा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहा। ठीक है, या इन्हें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस भी कहा गया। ठीक है, तो इसी को हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले वेव थियरी के क्या क्या सैलिएंट फीचर्स थे उसको हम जानेंगे। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका दैट इज़ सैलिएंट फीचर्स ऑफ द वेव थियरी ऑफ लाइट। वेव थियरी ऑफ लाइट का सैलिएंट फीचर्स क्या क्या था। सबसे पहला पॉइंट क्या बताया गया, दैट इज़ द लाइट इज ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। जो पहला आपका सैलिएंट फीचर है वेव थियरी ऑफ लाइट का, दैट इज़ द लाइट इज़ ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। मतलब जो लाइट होता है वो ट्रांसमिट होता है किस फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में ट्रांसमिट होता है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट क्या बताया गया, दूसरे पॉइंट में ये बताया गया कि ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल विद द सेम वेलोसिटी। ये देखा गया कि जो सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपका जैसे कई तरह का होता है, जैसे एक्स रे हो गया, गामा रे हो गया, अल्ट्रावायलेट रे हो गया, ठीक है, और विजिबल लाइट हो गई, इंफ्रारेड रेडिएशंस हो गया, माइक्रोवेव्स हो गया, रेडियो वेव्स हो गया। ये सारे एक तरीके के क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। तो ये देखा गया कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता है वो ट्रेवल करता है विद द सेम वेलोसिटी ऑफ द लाइट। ठीक है, मतलब लाइट की जो वेलोसिटी है उसी सेम वेलोसिटी के साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी क्या करते हैं, ट्रेवल करते हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट्स ये बताया गया। नेक्स्ट जो पॉइंट बताया गया दैट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर प्रोपोगेशन और ट्रांसमिशन। ठीक है, और ट्रांसमिशन। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं जनरली वो क्या होते हैं, उनको प्रोपोगेट होने के लिए, उन्हें चलने के लिए, प्रोपोगेट या ट्रांसमिट होने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं वो विदाउट मीडियम स्पेस में भी क्या करते हैं, आसानी से प्रोपागेट होते हैं। ठीक है, तो ये तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट सैलिएंट फीचर्स हैं वेव थ्योरी ऑफ लाइट का, इसको ज़रूर आप नोट कर लेंगे फेयर कॉपी में बच्चों। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करने जा रहे हैं दैट इज़ वेव मोशन एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो देखो बच्चों, वेव मोशन और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं उसकी हम बात करेंगे। तो वेव मोशन एक्चुअली क्या है, एक वेव क्या है, वेव इज अ पीरियोडिक डिस्टर्बेंस इन स्पेस। स्पेस में क्या है, वेव इज अ पीरियोडिक डिस्टर्बेंस। ठीक है, तो यहाँ पे डायग्रामेटिकली इसको आप समझने की कोशिश करो। इस डायग्राम में क्या दिखाया गया है कि यहाँ पे पॉइंट ऑफ डिस्टर्बेंस है, मतलब यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जो कि आप देख रहे हो ये एक लाइन ड्रा किया गया है, दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव मोशन। ठीक है, तो यहाँ से जब प्रोपोगेट होगा, पॉइंट ऑफ डिस्टर्बेंस यहाँ से जब प्रोपोगेट होता है तो ये देखा गया कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं वो इस तरीके से क्या होते हैं, मूव करते हैं। तो ये क्या होता है, अब यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, ऊपर वाला और क्रेस्ट और ये ट्रो। ठीक है, तो इन दोनों डिस्टेंस को, इस बीच के डिस्टेंस को एम्पलीट्यूड कहा जाता है। मतलब जैसे एक लाइन है और यहाँ से ये चीज़ क्या होती है, एक एम्पलीट्यूड होता है। ठीक है, और यहाँ पे एक दूसरी चीज़ आपको ये बताई जा रही है कि यहाँ पे एक क्रेस्ट से लेकर दूसरे क्रेस्ट का जो डिस्टेंस होता है उसे वेवलेंथ कहा जाता है। लैम्डा से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। ठीक है, और आपका ट्रो जो होता है, एक ट्रो से दूसरे ट्रो का जो डिस्टेंस होता है उसे भी क्या कहा जाता है, वेवलेंथ। ठीक है, तो मतलब दो क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस और दो ट्रो के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे वेवलेंथ कहा जाता है, और इसे क्या कहा जाता है, एम्पलीट्यूड कहा जाता है। ठीक है, तो आपने डायग्राम में क्या देखा कि डायग्राम में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते हैं वो वेव नेचर शो करते हैं, किस तरीके से उनका मोशन होता है, कुछ इस तरीके से ये मूव करते हैं। ठीक है, ट्रेवल करते हैं, मतलब स्पेस में इनका ट्रेवलिंग या प्रोपोगेशन इसी तरीके से होता है।
ठीक है, तो ये डायग्राम आप बना लेंगे अपनी कॉपी में, ठीक है। अब बात करते हैं कि वेव मोशन जो होता है इनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात करेंगे, जिसमें सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है वेवलेंथ, ठीक है। तो हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे। फर्स्ट वन इज़ वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होता है, अगर इसको डिफाइन करना हो तो वेवलेंथ इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव क्रेस्ट और टू कॉन्सिक्यूटिव ट्रॉफ्स इज कॉल्ड वेवलेंथ, ठीक। क्रेस्ट यहाँ पे है, क्रेस्ट में यहाँ एक ही एस होगा, इसको सही कर लेंगे, ठीक है। तो इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द ग्रीक लेटर लैम्डा, मतलब दो क्रेस्ट और दो कॉन्सिक्यूटिव ट्रॉफ के बीच के डिस्टेंस को क्या कहा जाता है, वेवलेंथ कहा जाता है। इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ग्रीक लेटर लैम्डा से, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ और जान लो बच्चों, आप इसको नोट भी कर लेना। 1 एंगस्ट्रॉन इक्वल टू होता है 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, ठीक है। या फिर 1 एंगस्ट्रॉन इक्वल टू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, या हम लिख सकते हैं 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। और एक चीज़ आप नोट कर लेंगे, 1 एंगस्ट्रॉन इक्वल टू 10⁻⁸ सेंटीमीटर, या फिर 10⁻⁻10 मीटर, या तो फिर 1 पिकोमीटर। देखो 1 पिकोमीटर इक्वल टू कितना होता है, ये भी नोट कर लेंगे। 1 पिकोमीटर इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर। एक पिकोमीटर में 10⁻⁻12 मीटर होता है, ठीक है। और एक चीज़ नोट कर लेंगे, 1 माइक्रोन इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। 1 माइक्रोन इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर, ठीक है। इसको आप नोट कर लेंगे। एक चीज़ और नोट कर लेंगे, 1 मिली माइक्रोन, 1 मिली माइक्रोन, 1 M फॉर मिली माइक्रोन, 1 मिली माइक्रोन इक्वल टू 10⁻⁻9 मीटर, ठीक है। तो ये सब आप नोट कर लो, आपको न्यूमेरिकल जब बताया जाएगा तो वहाँ पे काम देगा, ये याद रख लेना, ठीक है। न्यूमेरिकल जब करवाएंगे तो वहाँ पे इसका यूज़ होगा, ठीक है। तो वेवलेंथ हो गया। अब जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है वेव मोशन का, वो है आपका फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की। तो फ्रीक्वेंसी अगर हमें डिफाइन करना हो तो फ्रीक्वेंसी क्या है, द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ रेफरेंस पॉइंट इन 1 सेकेंड, ठीक है। रेफरेंस पॉइंट से जो वेव होता है, द नंबर ऑफ वेव्स जब पास होता है फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट इन 1 सेकेंड, एक सेकेंड में जितना भी नंबर ऑफ वेव्स पास होता है उसे हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को ग्रीक लेटर न्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। न्यू को कुछ इस तरीके से भी बनाते हैं, न्यू को इस तरीके से, ठीक है, वी की तरह बनाते हैं, थोड़ा छोटा वी होता है इस तरीके से, ठीक है, थोड़ा घुमा देते हैं, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी को न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, न्यू से, इसको न्यू पढ़ा जाता है, ठीक है। वी के जैसा होता है, इसको न्यू पढ़ा जाता है, ठीक है। तो एक चीज़ आप इसमें नोट कर लेना, ठीक है। एक्चुअली 1 हर्ट्ज, एक्चुअली इसकी जो यूनिट होती है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी की यूनिट जो होती है वो हर्ट्ज होती है। इसको हम हर्ट्ज में मेज़र करते हैं या साइकिल पर सेकेंड में, मतलब इस फ्रीक्वेंसी की यूनिट जो होती है, इसको नोट कर लेंगे, यूनिट इसकी हर्ट्ज होती है। H कैपिटल H, Z स्मॉल z लिखते हैं, ठीक है, हर्ट्ज, या फिर साइकिल पर सेकेंड, ये 2 यूनिट होता है। मतलब फ्रीक्वेंसी को इन 2 चीज़ों से रिप्रेजेंट किया जाता है, मतलब यूनिट है इसका, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी की यूनिट हर्ट्ज होती है और साइकिल पर सेकेंड, इसको नोट कर लेंगे। अब 1 हर्ट्ज इक्वल टू क्या होता है, 1 हर्ट्ज इक्वल टू आप नोट कर लेंगे 1 साइकिल पर सेकेंड, या फिर हम लिख सकते हैं सेकेंड इनवर्स, या सेकेंड इनवर्स भी लिखते हैं। 1 हर्ट्ज इक्वल टू 1 साइकिल पर सेकेंड, या फिर इक्वल टू सेकेंड इनवर्स। नेक्स्ट जो आपका है दैट इज वेलोसिटी। तो वेलोसिटी को अगर हमें डिफाइन करना हो तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ वेव इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड वेलोसिटी।
द डिस्टेंस ट्रेवल बाय वेव, किसी वेव के थ्रू जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल होता है एक सेकेंड में, उसे हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ऑफ द वेव। इसे हम डिनोट करते हैं स्मॉल सी से, इसे स्मॉल सी से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। और एक फार्मूला है, मतलब जो वेलोसिटी होती है वो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी से किस तरीके से रिलेट है, उस चीज़ को आप नोट कर लो। द velocity of a wave is related to its wavelength and frequency mu by the following relation, that is small c equal to mu into lambda। मतलब c क्या है आपका, c is the velocity of wave या light, this is the velocity of wave or light equal to frequency into wavelength, ठीक है। तो frequency wavelength मतलब ये जो आपका वेलोसिटी है वो किस तरीके से रिलेट होता है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ से, इसको आप नोट कर लेंगे। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, म्यू इक्वल टू सी अपान लैम्डा भी लिखा जा सकता है। तो इस पे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं बच्चों, इसको नोट कर लेना, फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये फार्मूला, ठीक है। तो इसको हम जनरली मीटर पर सेकेंड या सेंटीमीटर पर सेकेंड में मेजर करते हैं। इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर पर सेकेंड या फिर सेंटीमीटर पर सेकेंड होती है इसकी यूनिट, ठीक है। इसको नोट कर लेंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है, नेक्स्ट वेव नंबर। देखो वेव नंबर क्या है बच्चों, द नंबर ऑफ वेव्स विच कैन बी एकोमोडेटेड इन अ यूनिट लेंथ इज कॉल्ड द वेव नंबर। मतलब जो वेव नंबर होता है विच कैन बी एकोमोडेटेड इन अ यूनिट लेंथ इज कॉल्ड वेव नंबर। इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, न्यू बार से। देखो न्यू बनाते हैं इस तरीके से, उसके ऊपर इस तरीके से डैश बना देते हैं, ठीक है। इसे क्या पढ़ा जाता है, न्यू बार पढ़ा जाता है, ठीक है। क्या पढ़ा जाता है, न्यू बार, ठीक है। तो वेव नंबर को हम न्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली इसको एक्सप्रेस किस में किया जाता है या इसकी यूनिट क्या होती है आप नोट कर लेंगे। इसकी यूनिट जो होती है, वेव नंबर जनरली एक्सप्रेस्ड इन सेंटीमीटर इनवर्स में, ठीक है। तो इसकी यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर इनवर्स होती है। इसको आप सभी लोग नोट कर लेंगे, ठीक है। अब इसका फार्मूला भी एक होता है, आप वो भी नोट कर लीजिए, ठीक है, आपको न्यूमेरिकल में काम देगा। तो फार्मूला है वेव नंबर इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट क्या होगा, म्यू बार इक्वल टू 1 अपान लैम्डा किस में होगा, इन सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये फार्मूला नोट कर लेंगे आप। म्यू बार मतलब वेव नंबर इक्वल टू 1 अपान लैम्डा इन सेंटीमीटर, ठीक है। वेव नंबर इक्वल टू 1 अपान वेव लेंथ इन सेंटीमीटर, ठीक है। अब ज़रा देखो, इसी को अगर हम मर्ज करें एक और फार्मूला हम बना सकते हैं, एक और फार्मूला आपका बन सकता है, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। अब दो फार्मूलों को हम मर्ज करके एक और फार्मूला बनाने जा रहे हैं, उसको भी आप नोट कर लो, क्योंकि वो भी आपका न्यूमेरिकल में मदद करेगा, ठीक है। देखो बच्चों एक चीज़ और नोट कर लेना, जो वेव नंबर होता है, वेव नंबर को सेंटीमीटर इनवर्स में तो मेजर करते हैं, इसकी यूनिट सेंटीमीटर इनवर्स भी होती है, और साथ में वेव नंबर को मीटर इनवर्स में भी रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो इसकी यूनिट सेंटीमीटर इनवर्स होती है, या वेव नंबर कैन आल्सो भी रिप्रेजेंटेड इन द यूनिट मीटर इनवर्स, ठीक है। तो फार्मूला क्या है उसको आप देख लो। तो देखो आप ये भी फार्मूला आपने पढ़ा है, स्मॉल सी इक्वल टू म्यू इंटू लैम्डा, अभी आपको हमने बताया था, ठीक है। वेलोसिटी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, म्यू इक्वल टू सी अपान लैम्डा, या फिर हम सी अपान लैम्डा, या फिर हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपान लैम्डा इंटू सी। अब ज़रा ध्यान से देखो, 1 अपान लैम्डा किसके इक्वल होता है, म्यू बार के इक्वल होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपान लैम्डा की जगह लिख सकते हैं म्यू बार इंटू सी, ठीक है। मतलब एक फार्मूला आपको और मिलेगा, म्यू इक्वल टू म्यू बार इंटू सी, म्यू इक्वल टू म्यू बार इंटू
सी, ये भी एक फार्मूला बनेगा। दो फार्मूले को मर्ज किया गया है इसमें, वेव नंबर और वेलोसिटी वाले फार्मूले को मिलाकर ये फार्मूला बनाया गया है। तो ये भी काम देगा आपको, ठीक है, न्यूमेरिकल में। यहाँ पे म्यू बार, म्यू क्या है आपका, दिस इज द म्यू इज द frequency, mu is the frequency and mu bar is the wave number and small c is the velocity, small c is the velocity। इसको नोट कर लेंगे, दिस इज स्मॉल सी नॉट कैपिटल सी, ठीक है। म्यू इक्वल टू म्यू बार इंटू सी। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं बच्चों, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। क्या होता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है इसकी हम बात करेंगे। तो देखो बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, एक्चुअली जब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में जब अरेंज करते हैं उनके वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में हम जब उसको अरेंज करते हैं, तो इस अरेंजमेंट को ही क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहा जाता है। द अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसीज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। मतलब जब हम क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप्स के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को इन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में जब उसको अरेंज करते हैं तो क्या मिलता है हमको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम मिलता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है बच्चों, इसको डायग्रामेटिकली आप समझो। ये आपके स्क्रीन पे डायग्राम है, आपके एनसीईआरटी में ये डायग्राम है, तो इसको आप समझ लो। यहाँ से एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, इसको ध्यान से समझ लो। देखो सबसे पहले तो यहाँ पे एक और रेज होती है, कॉस्मिक रेज। ये यहाँ पे एक टेबल आप और बना सकते हो, यहाँ पे एक टॉप टेबल बना कर आप यहाँ लिख सकते हो कॉस्मिक रेज, ठीक है। कॉस्मिक रेज भी एक तरीके का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा, अब ध्यान से देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको ये जो डायग्राम है इसमें कुछ चीज़ें आपको बहुत अच्छे से दिखाई देंगी। यहाँ पे देखो 10 टू द पावर -16 है और यहाँ पे 10 टू द पावर क्या है आपका 8 है, और यहाँ पे नीचे वेवलेंथ है और ऊपर क्या है, फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। ये जो ऊपर लिखा है देख रहे हो ना, ये ऊपर, ठीक है, ये म्यू है। म्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में दिया गया है और नीचे वेवलेंथ दिया गया है मीटर में, ठीक है। तो पहले वेवलेंथ की बात करें तो आप देखो वेवलेंथ की अगर हम बात करें तो वेवलेंथ हमेशा सबसे ज़्यादा किसका होगा, लॉन्ग रेडियो वेव्स का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगा। और वेवलेंथ सबसे कम किसका होता है, कॉस्मिक रेज का, उसके बाद गामा रेज का, एक्स रेज का, अल्ट्रावायलेट रेज, उसके बाद विजिबल स्पेक्ट्रम, उसके बाद विजिबल स्पेक्ट्रम होता है आपका, ठीक है, विजिबल लाइट, विबग्योर जिसको बोलते हो आप, फिर आईआर, माइक्रोवेव, फिर रेडियो वेव, उसके बाद लॉन्ग रेडियो वेव। देखो बच्चों इसमें एक नंबर का क्वेश्चन पूछता क्या है, डायग्राम नहीं पूछता है, सिंपली पूछता है जैसे 4-5 रे दे देता है, ठीक है। तो पूछता है कि उसको आप अरेंज करिए इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में। जैसे मान लो 4 रेज दे दिया आपके पास है, मान लो एक्स रेज दे दिया, क्वेश्चन में दिया रहेगा, एक्स रेज दे दिया, आईआर दे दिया, ठीक है, यूवी दे दिया और आपका रेडियो वेव्स दे दिया। अब पूछेगा कि इनको आप वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करिए। तो देखो अब हमने क्या बताया, वेवलेंथ सबसे ज़्यादा किसका होता है, लॉन्ग रेडियो वेव्स का होता है, और उसके बाद सबसे ज़्यादा लॉन्ग रेडियो वेव्स का होता है वेवलेंथ, और सबसे कम किसका होता है, कॉस्मिक रेज का, फिर उसके बाद गामा रेज का, ठीक। मतलब उससे सबसे ज़्यादा वेवलेंथ लॉन्ग रेडियो वेव्स का, उससे कम रेडियो वेव्स का, उससे कम माइक्रोवेव्स का, उससे कम आईआर का, इंफ्रारेड का, उससे कम विजिबल स्पेक्ट्रम मतलब विबग्योर का, उसके बाद अल्ट्रावायलेट का, उसके बाद एक्स रेज का, उसके बाद गामा रेज का, और सबसे कम यहाँ पे कॉस्मिक रेज का, ठीक है। ये ऑर्डर है। अब ये 4 क्वेश्चन, ये 4 चीज़ें हैं। आप देखो एक्स रेज दिया है तो इसमें देखो सबसे ज़्यादा किसका वेवलेंथ होगा, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ इसमें किसका होगा, आपका रेडियो वेव्स का होगा। तो सबसे पहले आप रेडियो वेव्स लिखेंगे नंबर 1 पे, उसके बाद देखो यहाँ आईआर है तो दूसरे नंबर पे आईआर होगा, तीसरे नंबर पे अल्ट्रा वायलेट होगा, और सबसे कम वेवलेंथ किसका होगा, एक्स रेज का होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन इसी तरीके से पूछता है, ठीक है, एग्जाम में ऐसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस दे देगा, उनको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ में अरेंज करना होता है। तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। अब बात करते हैं
देखो बच्चों, फ्रीक्वेंसी ऊपर दिया हुआ, फ्रीक्वेंसी देखो आप, सबसे ज़्यादा किसका दिया है, गामा रेज का, और सबसे कम किसका है, लॉन्ग रेडियो वेव्स का। ठीक है, तो दोनों चीज़ें अपोजिट होती हैं, इस चीज़ को नोट करना, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी दोनों अपोजिट होती हैं। वेवलेंथ सबसे ज़्यादा लॉन्ग रेडियो वेव्स का था, लेकिन फ्रीक्वेंसी सबसे कम लॉन्ग रेडियो वेव्स का होता है। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा किसकी होती है, गामा रेज की होती है, मतलब कॉस्मिक रेज की। इसके बाद कॉस्मिक रेज भी है, तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होती है, कॉस्मिक रेज की, उसके बाद गामा रेज की, फिर एक्स रेज की, फिर अल्ट्रावायलेट, फिर विजिबल स्पेक्ट्रम मतलब विबग्योर, फिर आईआर, माइक्रोवेव, फिर रेडियो वेव, और सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी होती है, लॉन्ग रेडियो वेव्स की होती है। ठीक है, तो इसको नोट कर लेना। अब यहाँ देखो बीच में एक लाइन दिया हुआ है, दिस इज़ द विजिबल स्पेक्ट्रम, आपने पढ़ा भी है, विजिबल स्पेक्ट्रम आपने पढ़ा है, विबग्योर के नाम से आपने पढ़ा होगा। तो ये विबग्योर वाली लाइन है। ठीक है, विबग्योर में वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अब इसमें देखो तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होती है, देखो वेवलेंथ नैनोमीटर में दिया है। ठीक है, सबसे ज़्यादा देखो वेवलेंथ किसकी है, रेड की है, 750 नैनोमीटर है। और सबसे कम वेवलेंथ किसकी होती है, वायलेट की, 400 है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है ये 400। ठीक है, तो सबसे कम वेवलेंथ किसकी होती है, वायलेट की। उसके बाद दिस इज़ वायलेट एंड दिस इज़ इंडिगो एंड दिस इज़ ब्लू and this is green and this is yellow and this is orange and this is red। ये 7 कलर होते हैं। ठीक है, स्पेक्ट्रम अब विबग्योर पढ़े हो, जानते हो। ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा विबग्योर में सबसे ज़्यादा वेवलेंथ रेड की होती है और सबसे कम वेवलेंथ वायलेट की होती है। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे, ये डायग्राम आप बना लीजिएगा अपनी फेयर कॉपी में। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, अब कुछ रिलेटेड न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं। तो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स किस तरीके के पूछे जाते हैं, इसका हम इसकी बात करेंगे। तो देखो, जो जैसा कि पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन में देखो पूछ क्या रहा है, द वेवलेंथ रेंज ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम एक्सटेंड्स फ्रॉम वायलेट टू रेड, एक्सप्रेस दीज वेवलेंथ्स इन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसमें एक चीज़ मिस्टेक हुआ है बच्चों, यहाँ पे मैंने नोट नहीं किया है। एक्चुअली स्पेक्ट्रम एक्सटेंड्स फ्रॉम वायलेट, फ्रॉम वायलेट के बाद यहाँ ब्रैकेट में आप लिख लेंगे 400 नैनोमीटर, 400 नैनोमीटर कर लेंगे। ठीक है, वायलेट के बाद ब्रैकेट में 400 नैनोमीटर टू रेड, रेड के बाद ब्रैकेट में आप लिख लीजिएगा 750 नैनोमीटर, 750 नैनोमीटर। ठीक है, ब्रैकेट में, रेड के बाद ब्रैकेट में 750 नैनोमीटर कर लेंगे। उसके बाद एक्सप्रेस दीज वेवलेंथ इन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, मतलब इन वेवलेंथ को फ्रीक्वेंसी में आपको एक्सप्रेस करना है। ठीक है, सॉरी, एक्सप्रेस दीज वेवलेंथ इन फ्रीक्वेंसी, इन सारे वेवलेंथ को आपको फ्रीक्वेंसी में क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। तो इसको सबसे पहले हम सॉल्व कैसे करेंगे, इसमें एक चीज़ और आप नोट कर लो, 1 नैनोमीटर, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, 1 नैनोमीटर इक्वल टू क्या होता है, 10⁻⁻9 मीटर। इसको नोट कर लेंगे, 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁻9 मीटर। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हमें किसका निकालना होगा, पहले हमें रेड वाले का पहले हम वायलेट निकालते हैं, वायलेट का, उसके बाद रेड का निकालते हैं। तो वायलेट का कैसे हम निकालेंगे, देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले फार्मूला हमें किस में कन्वर्ट करना है, इसको फ्रीक्वेंसी में करना है। ठीक है, क्या बोल रहा है, एक्सप्रेस दीज वेवलेंथ्स, इन वेवलेंथ्स को हमें किस में एक्सप्रेस करना है, फ्रीक्वेंसी में। तो म्यू इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, c/λ। अब c वेलोसिटी ऑफ लाइट की वैल्यू तो सबको पता है कितनी होती है, 3.0 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फिर अपान क्या करेंगे, वेवलेंथ आपका दिया हुआ है कितना है, वायलेट के लिए 400 है, नैनोमीटर है। तो 1 नैनोमीटर में अभी हमने क्या बताया, 10⁻⁻9 मीटर होता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 10⁻⁻9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये जो 400 नैनोमीटर है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर में। तो यहाँ पे 10⁻⁻9 से मल्टीप्लाई किया गया है मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ लाइट को हमने मीटर पर सेकेंड में लिया है यहाँ पे। ठीक है, तो इसलिए दोनों को मीटर में कन्वर्ट कर दिया गया है। अब देखो बच्चों, इसको आप सॉल्व करोगे। ठीक है, इसको जब सॉल्व करोगे तो 10⁻⁻9 जब ऊपर जाएगा तो 10⁻9 हो जाएगा, 9 और 8 कितना होगा, 10⁻17 होगा। ठीक है, और इसको जब आप डिवाइड करोगे 3 में, जब 400 से आप
डिवाइड करोगे तो आपको जनरली जो आंसर मिलेगा, ठीक है, वो आपको 0.0075 इंटू 10⁻17 आपको मिलेगा। या इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 7.5 इंटू 10⁻14 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा। किस में होगा, हर्ट्ज में। हमने क्या बताया था, फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज, HZ। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा। मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर है आपका वो क्या है, 7.5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। अब इसी तरीके से हम वायलेट का हो गया। अब रेड के लिए आपको बताया गया है वेवलेंथ कितना था, 750 नैनोमीटर। तो यहाँ भी वही फार्मूला हम फिर से अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, म्यू इक्वल टू C अपॉन लैम्डा। यहाँ पे C की वैल्यू लास्ट ईयर अप्लाइड 3.0 इंटू 10⁸ है। डिवाइड कर देंगे इसमें वेवलेंथ कितने से, 750 दिया हुआ था क्वेश्चन में, इसमें 10⁻⁻9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 4.0 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। तो हमने क्या किया, जो वेवलेंथ आपका था, वेवलेंथ रेंज जो था विजिबल स्पेक्ट्रम का, ठीक है, उसको हमने एक्सप्रेस कर दिया किस में, फ्रीक्वेंसी में। यही पूछ रहा था कि एक्सप्रेस दीज वेवलेंथ्स इन फ्रीक्वेंसी। तो ये आपका आंसर हो गया 4.0 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो बच्चों, सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका। सेकंड क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखो तो सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ए रेडिएशन हैज़ वेवलेंथ 4650 एंगस्ट्रॉन, कैलकुलेट इट्स वेव नंबर एंड फ्रीक्वेंसी। इसमें आपको क्या पूछ रहा है, वेव नंबर पूछ रहा है और फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है। तो बहुत ईजी है। वेव नंबर देखो, सबसे पहले आप ये देख लो कि जो वेवलेंथ दिया हुआ है वो कितना है, 4650 एंगस्ट्रॉन दिया हुआ है। तो लैम्डा इक्वल टू कितना दिया है, 4650 एंगस्ट्रॉन दिया हुआ है। अब इस एंगस्ट्रॉन को अगर हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करेंगे, इसमें 4650 में 10⁻⁻8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम ये एंगस्ट्रॉन जो है सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी आपको हमने लिखवाया था 1 एंगस्ट्रॉन इक्वल टू क्या होता है, 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, या फिर 1 एंगस्ट्रॉन इक्वल टू 10⁻10 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमें क्या पूछ रहा है, वेव नंबर और फ्रीक्वेंसी। तो वेव नंबर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, फार्मूला पहले हम लिखेंगे। फार्मूला क्या होता है वेव नंबर का, आपको अभी बताया गया था, म्यू बार इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा। ठीक है, 1 अपॉन लैम्डा। लैम्डा अभी हमने निकाला है, ठीक है, 4650 इंटू 10⁻⁻8। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो थोड़ा कैलकुलेट कर लेंगे तो इसका आंसर आपको मिलेगा 2.15 इंटू 10⁻4 2.15 इंटू 10⁻4 सेंटीमीटर इनवर्स। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, वेव नंबर आपका इतना होगा। वेव नंबर का आंसर क्या होगा, 2.15 इंटू 10⁻4 सेंटीमीटर इनवर्स। अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी पूछा जा रहा है। तो फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, म्यू पूछ रहा है, म्यू इक्वल टू आपको एक फार्मूला बताया गया था, C इंटू वेव नंबर। तो वेव नंबर आपने निकाल लिया है, ठीक है, और C आपको पता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, लेकिन यहाँ पे सेंटीमीटर में लिया गया है तो इसको भी सेंटीमीटर में आप कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिए। 3.0 में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 10⁻10 से। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ लाइट को हमने किस में लिया है, ठीक है, सेंटीमीटर में। 3 इंटू 10⁻10 हो गया। ठीक है, फिर इंटू, अब यहाँ पे वेव नंबर की वैल्यू अभी आपको हमने बताया आंसर में कितना आया था, 2.15 इंटू 10⁻4। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आपको आंसर जो मिलेगा इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। आपका आंसर जो होगा वो आपका आंसर होगा 6.45 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज।
ठीक है, फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन नंबर 2 का ये आंसर होगा। फ्रीक्वेंसी का आंसर होगा 6.45 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। ठीक है बच्चों, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3 और 4। तो क्वेश्चन नंबर 3, 4 ये आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आप खुद से सॉल्व करेंगे, इन्हीं सब फार्मूले से सॉल्व होगा, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। इसको हमें करके आप दिखाएंगे। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू, हैव ए गुड डे।